हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा धातु कार्बोनिल यौगिकों में पश्च बंधन या सहक्रियाशीलता बंधु। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स और सिनेरिक इफेक्ट। ये टॉपिक बच्चों आप लोगों का बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को बच्चों में बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। इस टॉपिक को मैं इतनी शानदार तरीका से क्लियर करवाऊंगा बच्चों कि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा ये टॉपिक के इंजर पिंजर हम लोग सब खोल देंगे, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों के जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, हम लोगों के परिवार का सदस्य बन सके। अब बच्चों मैं मेरे लेक्चर का शुरुआत करता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग मेरी तरफ रखना और बोर्ड की तरफ रखना। अब इस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले एक बार दोबारा से मैं हेडिंग पढ़ जाता हूं क्योंकि हेडिंग हमारी बहुत सारी चीजों को क्लियर करती है। हेडिंग इस बात को बोल रही है धातु कार्बोनिल यौगिकों में पश्च बंधन या सहक्रियाशीलता बंधन। मतलब बात किसकी हो रही है, एक तो धातु की हो रही है और एक कार्बोनिल लिगेंड की होती है। कार्बोनिल लिगेंड कौन होता है हम लोगों का, सीओ लिगेंड। जो सीओ लिगेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल लिगेंड। उनके कंपाउंड की हम लोग बात करेंगे और उसके अंदर हम लोग पश्च बंधन को अर्थात बैक बॉन्डिंग को समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों मैं थोड़ा सा माहौल बना देता हूं। सबसे पहले मैं माहौल बनाने के लिए मेटल और लिगेंडों की आप लोगों की थोड़ी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा देता हूं। इसकी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ ही थोड़ा आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसी टॉपिक के तार में किससे जोड़ूंगा, धातु कार्बोनिल यौगिक से। तार से तार मिलते चलेंगे और लास्ट में वो टॉपिक इतनी बेहतरीन तरीका से क्लियर होगा कि दोबारा फिर उस टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा मेटल और लिगेंड की आप लोगों के लिए बेसिक केमिस्ट्री बता देता हूं। तो देखो बच्चों आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो मेटल और लिगेंड ये दोनों मिलकर उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्योंकि लिगेंड अपनी भरी कक्षकों में से मेटल की खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाकर उसके साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीका से जो हम लोगों ने शुरू की क्लासों में पढ़ा था। शुरू की क्लासों में बच्चों जब हम लोगों ने पढ़ा था इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि ये कौन है, अपनी मेटल है, ठीक है ना। ये कौन है, अपना लिगेंड है, ठीक है ना। लिगेंड के जो लिगेंड की भरी कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और मेटल के पास में खाली कक्षक होती है। देखो भाई मेटल के पास में भरी कक्षक भी होती है और मेटल के पास में खाली कक्षक भी होती है, लेकिन लिगेंड के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को मेटल अपनी खाली कक्षकों में लेता है। तो यहां पर क्या होता है, लिगेंड अपनी भरी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन मेटल की खाली कक्षकों में पहुंचा देता है, अर्थात इस बंध का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बंध को हम लोग कौन सा बंध बोलते हैं, उपसंयोजक बंध। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए देता है, मेटल के लिए देता है। लिगेंड अपनी कौन सी कक्षकों में से देता है, भरी कक्षकों में से, और मेटल अपनी कौन सी कक्षकों में लेता है, खाली कक्षकों में लेता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो बच्चों ये तो कौन हो गया, हम लोगों का लिगेंड हो गया, ठीक है ना। ये हम लोगों का लिगेंड हो गया, ये हम लोगों की कौन हो गई, धातु हो गई। ये बात हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ ली थी। ये लिगेंड हो गया, ये आप लोगों की धातु हो गई। अब आप लोगों को पता है कि लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग ले रही है यहाँ पर, भाई लिगेंड मेटल को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन सी कक्षकों में से दे रहा है, भरी कक्षकों में से। तो ये लिगेंड की कौन सी हो गई, भरी कक्षक, और ये मेटल की कौन सी हो गई, आप लोगों की खाली कक्षक, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई, आप लोगों की मेटल की खाली कक्षक। मेटल अपनी खाली कक्षकों में दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को लेता है, ठीक है ना। अब देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉनों को देता है वो कौन होता है, दाता, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है वो कौन होता है, ग्राही। तो यहां पर लिगेंड कौन हुआ, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन दाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेटल यहां पर कौन हुई, आप लोगों की इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्योंकि लिगेंड के दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को मेटल ले रही है। तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रॉन दाता और ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्योंकि मेटल लिगेंड के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को ले रही है। अब देखो
फिर एक लुईस नाम का साइंटिस्ट आया था। लुईस नाम के साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी, और उसने क्या बात बोली थी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को देते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहां पर ये लिगेंड एक स्पीसीज है, ठीक है ना, ये लिगेंड यहां से इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। तो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कौन होगा, ये लुईस क्षार, क्योंकि देने वाले को लुईस ने क्या बोला था, क्षार बोला था, तो ये हो गया आप लोगों का लुईस क्षार। यहां पर मेटल लिगेंड के दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को ले रही है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगी, लुईस अम्ल की तरह, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों को देता है वो क्षार होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है वो कौन होता है, अम्ल। ये बात लुईस नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी, तो हमने सामने साइंटिस्ट का नाम भी लिख दिया। अब देखो गौर करने वाली बात यह है कि जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो ये इनके बीच में एक बंध बनाए। इस तीर का मतलब समझे कि लिगेंड के द्वारा दिए हुए दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल की खाली कक्षकों में चले जाते हैं, और ये जो बंध बनता है बच्चों, इस बंध को हम बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। इस बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध। इंग्लिश में इसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना, उपसह संयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस बंध का जो नेचर होता है बच्चों, वो होता है सिग्मा बंध। ये जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध होता है, अर्थात जो आप लोगों का उपसंयोजक बंध होता है उसका नेचर कैसा होता है, सिग्मा बंध जैसा। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो पहला बंध बनता है वो पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध बनता है। ये बात बच्चों आप लोग याद रखना कि जिनके बीच में भी पहला बंध बन रहा है वो पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है। जो दूसरा बंध बनता है या फिर वो तीसरा बंध बनता है वो बंध कौन सा होता है, पाई बंध। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड में तो केवल सिग्मा बंध होता है, पाई जो डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि हम कार्बन का देखते हैं, कार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें आप लोगों को पता है पहला बंध हमेशा सिग्मा होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो गया तो आपको पता है एक बंध तो कौन सा होता है, सिग्मा, और दूसरा बंध कौन सा होता है, पाई। कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, उसमें एक बंध कौन सा होता है आप लोगों का, सिग्मा, और दो बंध कौन से होते हैं आप लोगों की, पाई। इसका मतलब ये निकला कि एक बंध बनने के बाद जो दूसरा बंध हो, जो तीसरा बंध बनता है वो बंध कौन सा बनता है, पाई बंध बनता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी दो स्पीसीजों के बीच में बंध बन रहा है और वो पहला बंध है तो पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध बनता है। उसके बाद जो अगला बंध बनता है बच्चों वो पाई बंध बनता है। लेकिन यहां पर बात कार्बन की नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो उपसंयोजक यौगिकों की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और उपसंयोजक यौगिकों की केमिस्ट्री के अंदर मेन रोल किसका होता है, मेटल और लिगेंड का होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम कार्बन की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें मेन रोल किसका होता है, मेटल और लिगेंडों का। अब देखो ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इस बंध का नेचर क्या होता है, सिग्मा बंध, क्योंकि ये पहला बंध बनता है। अब देखो गौर करने वाली बात यह है, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो क्या मेटल के पास में भरी कक्षक भी होती है और मेटल के पास में खाली कक्षक भी होती है। जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो मेटल अपनी कौन सी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को लेता है, अपनी खाली कक्षकों में मेटल लिगेंड के दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को लेता है। लेकिन आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल के पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अरे भाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने देखी होगी, पॉजिटिव में आती है। उस पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, तभी तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आती है। बात समझ में आ रही है ना मेरी। तो जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। एक तो उसके पास में पहले से ही इलेक्ट्रॉन थे और लिगेंड ने मेटल को और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने की वजह से मेटल क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अब मेटल ये चाहेगा कि भाई मैं मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करूं, क्योंकि मैं मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करूंगा तभी जाके मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या फिर मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व मेंटेन रहेगा। तो अब मेटल लिगेंड को बोलता है, ये मेटल लिगेंड को बोलता है कि भाई जो तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दिए थे वो मैंने ले लिए, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, अब मैं मेरे इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करना चाहता हूं, तो तू मेरे से भी इलेक्ट्रॉन ले। तो लिगेंड इस बात को बोलता है, क्योंकि लिगेंड के पास में भी खाली कक्षक होती है और भरी कक्षक होती है। भाई मेटल के पास में भी खाली कक्षक और भरी कक्षक होती है, लिगेंड के पास में भी खाली कक्षक और भरी कक्षक होती है। तो मेटल जब लिगेंड को बोलता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, मैं अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करना चाहता हूं,
तो तू मेरे इलेक्ट्रोनोकोल है। लिगेंड के पास में खाली कक्षक होती है, लिगेंड भी मेटल से बोल देता है कि भाई मेरे पास में कुछ एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो खाली पड़ी है, तू अपने इलेक्ट्रॉनों को मुझे दे दे, जिससे कि तेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। तो देखो यहां से मेटल वापस से क्या करेगा, इस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा और इस लिगेंड की कौन सी कक्षकों में देगा, पाई स्टार कक्षकों में देगा। पाई स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों में देगा, और इस तरीका से मेटल अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड की खाली कक्षकों में पहुंचाकर। बात समझ में आ गई ना। अब देखो गौर करने वाली बात यह है, ध्यान से समझना आप लोग, क्या यहां पर मेटल ने लिगेंड की खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा दिया, और ये जो दूसरा, भाई पहला बंध तो सिग्मा बन चुका है, ये बच्चों आप लोगों का दूसरा बंध बना है। और मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि एक बंध बनने के बाद जो अगला बंध होता है दूसरे नंबर का, वो बंध कौन सा होता है, पाई बंध। तो ये तो आप लोगों का सिग्मा बंध था, लेकिन बच्चों ये आप लोगों का पाई बंध है, ठीक है ना। ये आप लोगों का बच्चों कौन है, पाई बंध है। और इसी पाई बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च बंधन, इंग्लिश में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको पश्च बंधन बोल दीजिए बच्चों आप लोग, या आप लोग इसको पाई बंधन बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश में बच्चों इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग, या इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बंध को मैंने क्या बोला है, पाई बंध, क्योंकि पहला बंध सिग्मा बना है। सिग्मा बंध बनने के बाद जो दूसरा बंध बना है वो बंध कौन सा होता है, आप लोगों का पाई बंध होता है, जिसको हम पश्च बंधन या पाई बंधन के नाम से जानते हैं। पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग बच्चों इसलिए नाम दिया गया है इसका, क्योंकि सिग्मा बंध बनने के बाद बना है, ठीक है ना, मतलब पीछे बना है। पहले तो सिग्मा बना है, सिग्मा के बाद ही तो पीछे बना है ना भाई। पहला बंध आप लोगों का सिग्मा बना है, सिग्मा बनने के बाद ही तो पाई का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं पश्च बंधन, मतलब सिग्मा के बाद बनने वाला बंध, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम पश्च बंधन बोलते हैं या पाई बंधन बोलते हैं, क्योंकि इस बंध का नेचर कैसा होता है, पाई होता है। अब जो आप लोगों का पहले जब केवल सिग्मा बंध बना था, तब उस संकुल का स्थायित्व क्या था, कम था, लेकिन इस पाई बंध बनने से उस संकुल का स्थायित्व और बढ़ गया। क्यों, क्योंकि पहले एक बंध था, अब कितने हो गए, दो बंध। तो एक बात बताइए, पहले मेटल और लिगेंड एक बंध से जुड़े हुए थे, अब वो दो बंधों से जुड़ गए। तो यार कॉमन सी बात है, जब दो बंधों से जुड़ गए तो बंध और भी ज्यादा मजबूत हो गया। पहले केवल एक ही बंध था सिग्मा, और सिग्मा के साथ पाई भी बन गया। तो जो आप लोगों का जो संकुल बनेगा वो संकुल बहुत ज्यादा स्थायी हो जाएगा। वो स्थायी इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके बीच में बैक बॉन्डिंग हो चुकी है। एक बंध से उसके बंध कितने हो गए बच्चों, दो बंध हो गए। इसलिए याद रखना, जिनके अंदर केवल उपसंयोजक बंध बन रहा है, कोई संकुल ऐसे होते हैं जिनमें केवल उपसंयोजक बंध बन रहा है, उनकी स्टेबिलिटी या उनका स्थायित्व क्या होता है, कम। लेकिन जिन जैसे कि मेटल कार्बोनाइल के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इनका स्थायित्व और संकुलों की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि और संकुलों के अंदर केवल सिग्मा बंध बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मैं किसी का भी ले लूं, CONH3 का होल 6 प्लस के 3, ठीक है ना। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर ये NH3 लिगेंड है आप लोगों का, इस मेटल के साथ केवल एक बंध बना रहा है, उपसंयोजक बंध बना रहा है। भाई ये NH3 इसके साथ केवल उपसंयोजक बंध बना रहा है। तो इस संकुल की तुलना में ये जो धातु कार्बोनिल यौगिक होते हैं, इनका स्थायित्व ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक बंध बनता है, उपसंयोजक बंध। ये संकुल होते हैं, संकुल ये भी होते हैं, लेकिन इनमें केवल सिग्मा ही सिग्मा बनता है, और इसमें सिग्मा के साथ पाई भी बनता है। इसलिए इन संकुलों की तुलना में ये जो संकुल होते हैं बच्चों, ये ज्यादा स्थायी होते हैं। बात समझ में आ गई, किसकी वजह से, उस बैक बॉन्डिंग की वजह से, उस पाई बंध की वजह से, या फिर उस दूसरे बंध की वजह से। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से समझना आप लोग, इसको तो मिटा देता हूं, और इधर देखो ध्यान से समझना। अब देखो दोबारा से हम लोग देखते हैं कि जो उपसंयोजक बंध बना था उसकी कंडीशन क्या बनी है, और जो आप लोगों का पाई बंध बना है उसकी कंडीशन क्या है, या आपका जो पश्च बंध बना है उसकी कंडीशन क्या है। बच्चों जब ये उपसंयोजक बंध का निर्माण हुआ था, तो मेटल की भरी कक्षक ने भाग लिया था, लिगेंड की भरी कक्षक ने भाग लिया था, और मेटल की खाली कक्षक ने भाग लिया था। दोबारा से सुनिए, जब इस उपसंयोजक बंध का निर्माण हुआ था
तो इस लिगेंड की भरी कक्षक ने भाग लिया है और मेटल की खाली कक्षक ने भाग लिया है। लेकिन जब पश्च बंधन या पाई बंध का निर्माण हुआ है तो मेटल की भरी कक्षक ने भाग लिया है और लिगेंड की खाली कक्षक ने भाग लिया है। ये बात आप लोगों को बच्चों याद रखना है कि जब उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। लेकिन जब पाई बंध का निर्माण होता है तो उस कंडीशन के अंदर मेटल की भरी कक्षक भाग लेती है और लिगेंड की खाली कक्षक भाग लेती है। ये बात बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये सहक्रियाशीलता बंध क्या है इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, फिर धीरे धीरे हम आगे चलते चलेंगे। देखो, सहक्रियाशीलता बंध का मतलब ये होता है बच्चों दोनों ही बंध बन रहे हैं। मतलब सहक्रियाशीलता का मतलब जो दोनों के सहयोग से बनता है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, सहक्रियाशीलता बंध का मतलब ये हुआ सिग्मा के साथ पाई बंध का भी निर्माण हो रहा है। सहक्रियाशीलता का मतलब ये हुआ कि मेटल और लिगेंड ने दोनों ने अपनी समझदारी से, अपने सहयोग से इन बंधों का निर्माण किया है। पहले लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए थे, फिर मेटल ने वापस से इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दिए थे। ठीक है ना, दोनों के सहयोग से इस बंध का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सहक्रियाशीलता बंध या सिनेरिक इफेक्ट। बात समझ में आ गई ना बच्चों? अरे भाई, पहले कंडीशन क्या हुई थी? पहले लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल को, अब मेटल क्या कर रही है? लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रही है। ठीक है ना भाई, एक काम करता हूं, तू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उनको मैं रख लेता हूं और मेरे इलेक्ट्रॉनों को तू रख ले। तो इसका सीधा सा मतलब ये कि दोनों का सहयोग हो रहा है। ऐसा तो है नहीं है कि लिगेंड ने मेटल को दिए और जब मेटल देना चाह रहा तो लिगेंड मना कर रहा है। लिगेंड क्यों मना करेगा? क्योंकि लिगेंड को पता है कि दूसरा बंध बन जाएगा तो हम दोनों और ज्यादा स्थायी हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज अस्थायित्व की तरफ नहीं जाना चाहती, दुनिया की हर चीज स्थायित्व की तरफ जाना चाहती है। इसलिए बच्चों याद रखना कि जब लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए थे तो केवल एक बंध बना था, लेकिन जब मेटल लिगेंड से बोलता कि मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया और मेरा स्थायित्व घट रहा है तो तू मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करवा और तू मेरे से इलेक्ट्रॉनों को ले, तो लिगेंड इस बात को बोलता है कि भाई मेरे पास में भी खाली कक्षक पड़ी है, अगर तेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो तू मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन, कम से कम तू तो स्थायी हो जाएगा। और लिगेंड को भी पता है कि जो दूसरा बंध बनेगा उससे हम दोनों और ज्यादा स्थायी हो जाएंगे, तो इसने फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। पहले इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, फिर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है ना, दोनों के सहयोग से, दोनों की समझदारी से ये बंध का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सहक्रियाशीलता बंध, सिनेरिक इफेक्ट। बात समझ में आ गई बच्चों? अब बस यहाँ पर एक वर्ड चेंज हो जाएगा। वो वर्ड क्या चेंज होगा? यहाँ पर आपने इसको क्या बोला है? लुईस क्षार, और यहाँ पर इसको क्या बोला है आप लोगों ने? लुईस अम्ल। ये बात आप लोगों ने बोली है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए तो पाई बंध का निर्माण हुआ था, तो अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह। अरे भाई, पहले अम्ल की तरह कर रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए थे, लेकिन अब बैक बॉन्डिंग बन रही है तो मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अब मेटल किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह। कब? जब मेटल की भरी कक्षक भाग लेगी। ठीक है ना, याद रखना, जब उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है, मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। लेकिन जब पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग का निर्माण होता है तो मेटल की भरी कक्षक भाग लेती है, लिगेंड की खाली कक्षक भाग लेती है। ये दोनों कंडीशन होती है उपसहसंयोजक बंध की और पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग की। याद रखना बच्चों, इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है? भरी कक्षक। ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग में इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है? भरी कक्षक। और बैक बॉन्डिंग में इसकी कौन सी कक्षक भाग लेती है? खाली कक्षक। बात समझ में आ गई ना बच्चों? इसकी कौन सी कक्षक ले रही है? खाली कक्षक। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पाई बेस। बेस का मतलब क्षार, पाई बेस मेटल। ठीक है ना, मेटल मतलब धातु। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, पाई बंध का निर्माण कर रहा है तो पाई लिख दिया। बेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी भरी कक्षक देने वाला ये हो गया, और मेटल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेटल है, तो कॉमन सी बात है। फिर इसका क्या नाम हो गया? लिगेंड का। अरे भाई, लिगेंड की यहाँ पर खाली कक्षक भाग ले रही है तो फिर लिगेंड को आप लोग क्या बोलोगे? पाई एसिड लिगेंड, क्योंकि लेने वाला कौन होता है? अम्ल होता है। ठीक है ना, और पाई शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि इनके बीच में किस बंध का निर्माण हो रहा है? पाई बंध का निर्माण हो रहा है। बात आप लोगों के बच्चों समझ में आ गई? ये मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री होती है। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इस लिगेंड की जगह पर आप लोगों को CO लिख देना है। CO कार्बोनाइल लिगेंड होता है। देखो बच्चों, ये जो CO लिगेंड होता है इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। और इस देखो, दोबारा बताता हूं, ये जो आप लोगों का CO लिगेंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। लेकिन लिगेंड के रूप में जब इसको लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल लिगेंड। ठीक है ना,
इस CO लिगेंड को लिगेंड के रूप में हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल लिगेंड। यदि ये किसी मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बताया है। इनके एग्जाम्पल ये हो गया NiCO को होल 4, बिल्कुल सही बात है। ये कौन हो गई आप लोगों की मेटल, और ये हो गया आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड। और कौन हो गया बच्चों आप लोगों का, देखो ये एग्जाम्पल लिए थे FeCO को होल 5, ठीक है ना। एक ही प्रकार का लिगेंड होता है, इसलिए इसको होमोलैप्टिक लिगेंड बोलते हैं। होमोलैप्टिक का मतलब केवल एक ही प्रकार के लिगेंड, और एक ही प्रकार के लिगेंड में सिर्फ एक ही की बात की जाएगी, किसकी, कार्बोनाइल लिगेंड की, ठीक है ना। और आप लोगों के ये एग्जाम्पल आए थे CrCO को होल 6, ठीक है ना। एक ही प्रकार के लिगेंड है, दूसरे लिगेंड की एंट्री नहीं हो रही है। ये मेटल है आप लोगों की, और ये आप लोगों को कार्बोनाइल लिगेंड है। इनके जो यौगिक होते हैं, इनके जो संकुल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। बात आप लोगों के समझ में आ गई बच्चों। ये इनकी पूरी केमिस्ट्री है, बस कुछ नहीं करना है। अब इस लिगेंड की जगह पे मुझे CO रखना है, और CO रख के एक बार फिर और आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके इनके जो ऑर्बिटल डायग्राम है उसके बेस पर भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, जिससे कि टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लेना बच्चों। एक एक चीज को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको यहीं पर रखता हूं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इन सब चीजों को और सही तरीका से बता देता हूं, मतलब थोड़ा खोल खोल के। इसमें क्या है, गिच मिच ज्यादा हो गया, खोल खोल के और बता देता हूं, ठीक है ना। देख लीजिए बच्चों, देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ नजर रखना। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है, खोल खोल के बता देता हूं आप सबको अच्छी तरीका से। मेन टॉपिक वहां से क्लियर हो गया, आप खोल खोल के बता देता हूं। ये हो गया आप लोगों का मेटल, और ये हो गए बच्चों आप लोगों का लिगेंड, ठीक है ना। इस लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है ना, ठीक है ना। लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए। ये कौन हो गए आप लोगों का लिगेंड, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का लिगेंड, ये कौन हो गया आप लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हो गया आप लोगों का, इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है, इसकी भारी कक्षक भाग ले रही है, ठीक है ना। और ये कौन हो गया आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन दाता हो गया, ठीक है ना। लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे, लुईस क्षार बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। आप नोट भी कर लेना और समझ भी लेना, ठीक है ना। ये कौन हो गई आप लोगों की, धातु हो गई, ठीक है ना। मेटल हो गई आप लोगों की। इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है, इसकी बच्चों ले रही है खाली कक्षक भाग, ठीक है ना। इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है, इसकी खाली कक्षक भाग ले रही है। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो गया, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, लुईस अम्ल, क्योंकि लेने वाले को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। और लिगेंड और मेटल के बीच में जिस बंध का निर्माण हुआ है उस बंध को बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं बच्चों, उपसहसंयोजक बंध। इंग्लिश में इसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। उपसहसंयोजक बंध जिसका नेचर कैसा होता है, सिग्मा, ठीक है ना, क्योंकि पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री अभी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, चाहो तो आप नोट करके देख लो, क्योंकि मैंने इसको पूरा खोल खोल के लिख दिया, ठीक है ना। ये उपसहसंयोजक बंध की कंडीशन है, मैं फिर बता रहा हूं, खोल खोल के अच्छी तरीका से और बेहतरीन तरीका से मैं लिख रहा हूं। ये जितनी भी कंडीशन लिखी है बच्चों, ये जो भी चीजें, ये उपसहसंयोजक बंध की कंडीशन लिखी है। अब मैं आप लोगों को पश्चबंधन की कंडीशन लिखूंगा। अभी आप लोगों के लिए समझा दिया, ये लिगेंड हो गया, ये धातु हो गई, इसकी भारी कक्षक भाग ले रही है, मेटल की खाली कक्षक भाग ले रही है। देने वाले को हम क्या बोलते हैं, देने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दाता हो गया। लेने वाले को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो लुईस अम्ल हो गया और इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया, और ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया, जिसका नेचर कैसे होता है, सिग्मा बंध जैसा, क्योंकि पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है। चलो ठीक है, ये उपसहसंयोजक बंध की बात हो गई। अब कंडीशन लिखता हूं मैं पश्चबंधन, बैक बॉन्डिंग की। तो देखो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन देखो आप लोग, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन ये बनेगी भाई, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन आप लोगों की ये बनेगी। ये कौन हो गए आप लोगों का मेटल, ये कौन हो गए आप लोगों का लिगेंड। अब देखो, लिगेंड अपनी भरी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉनों को देगा लिगेंड की खाली कक्षकों में। ये मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया ज्यादा, अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लिगेंड की खाली कक्षकों में पहुंचाता है, ठीक है ना। तो खाली कक्षकों में पहुंचाता है, तो ये कौन हो गया आप लोगों का, ये कौन हो गई आप लोगों की, धातु हो गई, ठीक है ना। ये कौन हो गए बच्चों आप लोगों का, लिगेंड हो गया, ठीक है ना। ये जो बंध बना है, ये बंध कौन सा बना है आप लोगों का, पाई बंध।
जिसको हमने क्या बोला, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग, पश्च बंधन, पश्च बंधन या पाई बंधन, या पाई बंधन भी बोल सकते हो क्योंकि पाई बंध बनाए। इंग्लिश में भी बोला, ये क्यों हो गई, बैक बॉन्डिंग हो गई आप लोगों की क्योंकि सिग्मा के बाद बनाए, और ये हो गई पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग बोल सकते हो। चलो ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर पाई बंध का निर्माण हो रहा है अर्थात बैक बॉन्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेगी यहां पर, मेटल की यहां पर लेगी बच्चों भरी कक्षक, मेटल की भरी कक्षक भाग लेगी, ठीक है। लिगेंड की बच्चों खाली कक्षक भाग लेगी, लिगेंड की यहां पर खाली कक्षक भाग लेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन हो गया यहां पर मेटल, तो ये हो गए बच्चों इलेक्ट्रॉन दाता। यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन हो गया, लिगेंड, ये हो गए बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब देखो लुईस साइंटिस्ट ने क्या बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं वो कौन होते हैं, क्षार, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल। अब देखो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, मेटल दे रही है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षारों की तरह। इलेक्ट्रॉनों को ले कौन रही है, लिगेंड, ठीक है ना, तो लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करेगी, अम्लों की तरह। ये बात लुईस नाम के साइंटिस्ट ने बोली थी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बच्चों आप लोग पाई बेस मेटल, पाई बेस मेटल। और इसको बच्चों आप लोग क्या बोलोगे, इस लिगेंड को, इस लिगेंड को आप लोग बोलोगे पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड। बिल्कुल सही बात है, अरे भाई बिल्कुल सही बात है ना। यहां पर मेटल इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है ना। और यहाँ पर पाई बंध का निर्माण हो रहा है तो मैंने सामने पाई बंध को लिख दिया। यहाँ पर ये लिगेंड अपनी खाली कक्षकों में मेटल के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं, लेने वाले को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो लिगेंड, ये लिगेंड किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एसिड की तरह। पाई को इसलिए लिख दिया क्योंकि इनके बीच में किस बंध का निर्माण हो रहा है, पाई बंध का निर्माण हो रहा है, जिसको हम बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, पश्च बंधन। और पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग इसको शब्द क्यों दिया है, क्योंकि सिग्मा के बाद बना है, पहले सिग्मा बना है, सिग्मा के बाद बना है, और बाद में बनने वाले बंध को हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन। बात समझ में आ गई ना, बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग, बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, ये तो मेटल और लिगेंड का मैंने आप लोगों के लिए पूरा बेसिक बता दिया, लिगेंड की क्या केमिस्ट्री होती है, मेटल की क्या केमिस्ट्री होती है, सिग्मा बंध अर्थात उपसंयोजक बंध की क्या कंडीशन होती है, और ये पश्च बंधन की अर्थात बैक बॉन्डिंग की क्या कंडीशन होती है। सारी चीज मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक काम करूंगा, इस लिगेंड की जगह पर मैं CO लिगेंड को लेके आ जाऊंगा, क्योंकि टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है, धातु कार्बनिल यौगिक। बात समझ में आ गई बच्चों, आप लोगों को लगभग 70% कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। अब 30% कॉन्सेप्ट आपका बचा है, उसको मैं CO लिगेंड को एक बेस मानते हुए अभी आप लोगों का बचा हुआ 30% भी मैं क्लियर करवा देता हूं। पहले तो चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये कंडीशन किसकी है बच्चों, ये कंडीशन है बैक बॉन्डिंग की। ये पूरी कंडीशन जो लिखी है बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, अब देखो मैं लिगेंड CO ले लेता हूं। देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह, एक बार फिर से बता देता हूं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें कार्बन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है और ये कार्बन अपने लोन पेयर को मेटल के लिए दे देता है, तो उपसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, जिसमें कार्बन के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्योंकि लिगेंड की डेफिनेशन ही क्या होती है कि जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, उन्हीं को तो हम लिगेंड बोलते हैं। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आराम से किसी को दे सकता है और बंध का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। लेकिन लिगेंड के रूप में इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल लिगेंड। वैसे जो इसका रियल नाम है ना, जैसे पानी को हम क्या बोलते हैं, अरे भाई जो H2 है उसको हम क्या बोलते हैं, पानी या जली तो बोलते हैं, लेकिन लिगेंड के रूप में उसको एक्वा बोलते हैं हम। उसी तरीका से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन लिगेंड के रूप में बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। अब ये किसी धातु के साथ अगर यौगिकों का निर्माण कर ले तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक। और इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो संकुल होता है और संकुलों की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। बात समझ में आ गई। अगर धातु कार्बोनिल यौगिक स्थायी होते हैं तो उसका मेन रीजन क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से धातु कार्बोनिल यौगिक स्थायी होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो ठीक है। अब देखो ये कार्बोनाइल लिगेंड हो गया। अब मैं इसको इस तरीका से शो कर देता हूं, अभी आप लोगों के लिए शो किया था। ये मेटल हो गया,
ये बच्चों आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड हो गया। दोनों को बराबर में लिखो क्योंकि ये कार्बन है, ये कौन है, ऑक्सीजन। इस कार्बन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। ये कार्बन अपने लोन पेयर को किसके लिए देता है, मेटल के लिए। मेटल की कौन सी कक्षकों में देता है, ये खाली कक्षकों में। खुद के पास कौन सी है, भरी कक्षक। तो ये हो गए आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड, मैं लिख देता हूं, ये हो गए बच्चों आप लोगों का कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है ना। ये हो गए आप लोगों का कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है ना। ये बच्चों आप लोगों की कौन हो गई, धातु हो गई। ये कौन हो गई, आप लोगों की धातु हो गई, ठीक है ना। कार्बोनाइल लिगेंड है, ठीक है ना। इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है, भरी कक्षक भाग ले रही है, अभी बताया आप लोगों को, ठीक है ना। ये मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली कक्षक भाग लेती है। मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली कक्षक। याद रखना बच्चों, मेटल के पास में भरी कक्षक भी होती हैं और मेटल के पास में खाली कक्षक भी होती हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये कार्बोनाइल, इसको क्या बोला है हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन दाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन ग्राही बोला है, ठीक है ना। ये लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कौन हो गया आप लोगों का, लुईस क्षार हो गया। जब कब, जब सिग्मा बंध बन रहा है। और ये बच्चों कौन सा हो गया आप लोगों का, लुईस अम्ल, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का लुईस अम्ल, ठीक है ना। ये तो इनका बेसिक बता दिया। अब यहां पर कौन से बंध का निर्माण हुआ है, सिग्मा बंध का निर्माण हुआ है। यहाँ पर किस बंध का निर्माण हुआ है, सिग्मा बंध का। क्योंकि पहला बंध हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा बंध। और इस सिग्मा बंध का जो नेचर होता है वो होता है बच्चों उपसहसंयोजक बंध। ये जो पहला बंध बना है ना, ये उपसहसंयोजक बंध होता है, जिसका नेचर कैसा होता है आप लोगों का, सिग्मा बंध जैसा। अब सुनो, अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि इस CO लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉनों को मेटल के लिए दे दिया। मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए क्योंकि मेटल को पता है इस बात का कि अगर CO के इलेक्ट्रॉनों को मैं ले लूंगा तो मेरे और लिगेंड के बीच में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा, जिससे हम दोनों स्थायी हो जाएंगे। आप लोगों को बच्चों मैंने BBT सिद्धांत पढ़ाया, ध्यान से समझना। इस BBT सिद्धांत के अनुसार ये मेटल की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी तेरे पास में लिगेंड आएगा तो ये मेटल की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास में खाली कक्षक उपलब्ध करा कर रखे, तभी तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इसलिए याद रखना, BBT सिद्धांत के अनुसार मेटल की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पास में खाली कक्षक उपलब्ध करा कर रखे, तभी जाकर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को मेटल के लिए दे पाएगा। बच्चों याद रखना, ये बात किसने बोली थी, BBT ने। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब देखो, मेटल के पास हो गई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। भाई मेटल के पास हो गई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन का अधिकता का मतलब मेटल का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा। अब मेटल का इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने की वजह से मेटल क्या होगा, स्थायी। अब मेटल तड़प रहा है बुरी तरीका से कि कैसे भी करके मेरे इलेक्ट्रॉनों को मैं निकालूं और मेरे इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करूं। तो अब मेटल किसको बोल रहा है, लिगेंड को, कि भाई तेरे इलेक्ट्रॉन मैंने लिए थे, अब मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा ज्यादा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि मेरा नेचर होता है इलेक्ट्रॉन देने का। अब मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व तभी कम हो सकता है जब तू मेरे इलेक्ट्रॉनों को ले। तो लिगेंड के पास में खाली कक्षक, भाई लिगेंड के पास में भी खाली कक्षक प्रेजेंट होती है, तो इसके पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसकी क्या होती है, खाली होती है। तो लिगेंड बोलता है मेटल से कि कोई दिक्कत नहीं है, तेने मेरे इलेक्ट्रॉन लिए थे, अब एक काम कर, तू स्थायी होना चाहता है तो तू तेरे इलेक्ट्रॉन मेरे लिए दे दे, क्योंकि मेरी वैसे भी खाली कक्षक पड़ी हुई है, तो खाली कक्षक कोई काम आ तो रही नहीं है। इसके बजाय ये कि तू अपने इलेक्ट्रॉनों को मेरी खाली कक्षकों में पहुंचा दे, जिससे कि हमारे बीच में एक और बंध का निर्माण हो जाएगा, और उस एक और बंध के बनने की वजह से हम दोनों और भी ज्यादा स्थायी हो जाएंगे। कोई हम लोगों को तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी हम लोगों को हरा नहीं पाएगा। तो मेटल बोलता है चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तेरी खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा देता हूं। और यहां पर मेटल अपनी भरी कक्षकों में से लिगेंड की खाली कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा देता है। और ये बच्चों बन गया आप लोगों का दूसरा बंध। और दूसरा बंध कौन सा बनता, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। अब इसका नाम दिया गया है क्या, अभी आप लोगों के लिए बोला मैंने, पश्च बंधन। इसको नाम क्या दिया गया है, पश्च बंधन या पाई बंधन, या क्या बोला है, पाई बंधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई ना। इस बंध के बनने से ये जो कंपाउंड होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, ये बच्चों अब और भी ज्यादा स्थायी हो गए। बात समझ में आ गई, क्योंकि पहले एक ही बंध था, अब दो बंध बन गए, ठीक है ना। और अभी आप लोगों के लिए बताया है कि यहाँ पर मेटल अपनी भरी कक्षकों में से लिगेंड की खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा रहा है, इसलिए ये पाई बेस मेटल हो गया, ये पाई एसिड लिगेंड हो गया। इसकी भरी कक्षक भाग ले रही है, इसकी खाली कक्षक भाग ले रही है। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो ठीक है। अब इन्हीं चीजों को खोल के लिख देता हूं, जैसे कि अभी उनका शो किया था, ठीक है ना, समझा तो आप लोगों के लिए दिया ही। अब इनको खोल के लिख देता हूं, तो देख लीजिए आप।
देखो बच्चों, खोल के मैंने अभी ऐसे लिखा था आप लोगों के लिए। देखो, ये आप लोगों की मेटल हो गई, ये आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड होगा। इसके पास में लोन पेयर होता है, अपना लोन पेयर मेटल के लिए दे दिया। ये कौन हो गया? आप लोगों का लिगेंड हो गया। कौन सा लिगेंड? कार्बोनाइल लिगेंड हो गया। ठीक है ना। इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है? भरी कक्षक भाग ले रही है ये। ठीक है ना। ये देने वाला वो है तो इलेक्ट्रॉन दाता हो गया। ठीक है ना। और इसको हम लोगों ने क्या बोला है? लुईस अम्ल, सॉरी लुईस क्षार। देने वाला हुआ है ना तो क्षार हो गया। ये कौन हो गई आप लोगों की? धातु हो गई। ठीक है। धातु की कौन सी कक्षक भाग ले रही है? खाली कक्षक भाग ले रही है। धातु की कौन सी कक्षक भाग ले रही है? खाली कक्षक भाग ले रही है। ये बच्चों कौन हो गए आप लोगों का? इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्योंकि ले रहा है इलेक्ट्रॉनों को खाली कक्षकों में। और ये लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना। ये पहला बंध है आप लोगों का। इसका नेचर कैसे होता है? सिग्मा बंध जैसा। और सिग्मा बंध, ये जो बंध बना है इसको हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। इस बंध को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? समझा तो अभी आप लोगों के लिए दिया ही मैंने। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी की सारी चीज मैंने आप लोगों के लिए नोट्सों में लिखा रखी है। नोट डाउन कर लो, तब तक मैं इनको डाल लेता हूं। आप लोग पढ़ाई किया करो भाई। पढ़ाई करने से होगा, इतनी बढ़िया तरीका से समझा रहा हूं। ठीक है ना। पढ़ाई किया करो, तभी जाके चीजें बेहतर हो पाएंगी। उन्हें बैठे रहना, कुछ नहीं होने जाना। ठीक है बच्चों, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बैक बॉन्डिंग को और बता देता हूं, फिर इसका ऑर्बिटल डायग्राम और बनाऊंगा अभी मैं। ठीक है ना। देखो बच्चों, अभी आप लोगों के लिए समझा तो दिया ही मैंने। यहां पर लिख दो, ये हो गई आप लोगों की मेटल, ये हो गया आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड। ठीक है ना। ये यहां से इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है ना। ये बन गया आप लोगों का पाई बंध। ठीक है ना। इस पाई बंध को हम लोगों ने क्या बोला है? पश्च बंधन। पश्च बंधन अभी आप लोगों के लिए समझा है। या पाई बंधन, ये हो गया आप लोगों का पाई बंधन। ये हुआ या इंग्लिश में बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों। ठीक है। इसको अब हम क्या बोलेंगे? इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है? भरी कक्षक। इसकी कौन सी कक्षक भाग लेती है? भरी कक्षक। ठीक है ना। क्योंकि ये कौन हो गए आप लोगों की? धातु हो गई। ये कौन हो गया आप लोगों का? कार्बोनाइल लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड। ठीक है ना। ठीक है ना। इसकी इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है? भरी कक्षक। इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है? खाली कक्षक। इसकी कौन सी कक्षक ले रही है बच्चों? खाली कक्षक भाग ले रही है। ठीक है ना। और इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन दाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही लिख लीजिए। ठीक है ना। और क्या बोलोगे इसको? ये सारी चीज लिख दी आप लोगों ने। अब इसको क्या बोलोगे? पाई बेस मेटल, क्योंकि पाई बंध का निर्माण कर रहा है और क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। और ये बच्चों क्या हो गया आप लोगों का? पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड। बात समझ में आ गई? ये लिख लिए बच्चों, इसको नोट डाउन कर लिए। समझा तो आप लोगों के लिए दिया ही मैंने। अब समझा दिया तो फिर नोट डाउन भी कर लीजिए आप लोग। वीडियो को रोक लेना और रोक के आप लोग इसको उतार लेना। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मैं इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बता देता हूं। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बच्चों पूरी तरीका से समझने लायक है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है। ये पूरा मैंने आप लोगों के लिए बेसिक बता दिया। पहले मेटल और लिगेंड को बेस मानते हो, बस लिगेंड की जगह पे मैं कार्बोनाइल लिगेंड को लेके आ गया, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? धातु कार्बोनिल यौगिक। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीका से बनता है वो पूरी तरीका से समझने लायक है। यहां से बेस क्लियर है तो वो बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के समझ में आएगा। पूरा ध्यान आप लोग मेरी तरफ रखना। देखो बच्चों, इसको तो मैं मिटा देता हूं। ये लो, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए आप लोग, ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखो बच्चों, यहां पर मैं क्या करता हूं? मेटल लिख देता हूं। ठीक है ना। ये लिख दी मैंने मेटल। ठीक है ना। और ये बच्चों मैंने खोल के लिख दिया आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड। ये मैंने आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड को लिख दिया मैंने खोलकर। ये स्ट्रक्चर होती है कार्बोनाइल लिगेंड की। ठीक है ना। इस लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन सी कक्षकों में होते हैं? इसकी ये भरी कक्षकों में होते हैं। ये मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं। ये मेटल की कौन सी कक्षक हो गई बच्चों? ये मेटल की हो गई खाली कक्षक। ये कौन सी हो गई मेटल की? खाली कक्षक। थोड़ा दूर लिख देता हूं। देखो, ये हो गया हमारा कार्बोनाइल लिगेंड।
ठीक है, ये लो, ठीक है ना, ये इसकी भरी कक्षक हो गई, ठीक है ना। भरी कक्षक के अंदर ये आप लोगों का कार्बोनाइल लिगेंड है, इसकी ये भरी कक्षक हो गई क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये मेटल की बच्चों कौन सी हो गई, खाली कक्षक हो गई, ठीक है ना। मेटल की खाली कक्षक हो गई, ये अपनी भरी कक्षकों में से मेटल की खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा देता है। लेकिन हम लोगों को यह भी चीज समझनी है कि मेटल के पास में खाली कक्षक के साथ बच्चों भरी कक्षक भी प्रेजेंट होती है। मेटल के पास में खाली कक्षकों के साथ भरी कक्षक भी प्रेजेंट होती है। अरे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो ना, खूब आप लोगों ने पढ़ा है, एस जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डम्बलाकार। अरे पी की आकृति ऐसी होती है ना, डम्बल जैसी शेप बनती है। ये किसकी आकृति होती है, पी कक्षक की। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबल जैसी। और डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डबल डंबल जैसी। तो देखो ये मेटल की तो खाली कक्षक हो गई, लेकिन उसके साथ दो डंबल बना दिए, एक डंबल ये बना दिया और एक डंबल ये बना दिया। क्यों, क्योंकि मेटल की मैंने किसी एक कक्षक को ले लिया। अब आप किसी भी कक्षक को ले लीजिए भाई, आप लोगों को पता है कि जो डी ऑर्बिटल होती है अर्थात जो डी कक्षक होती है उसकी आकृति कैसी होती है, डबल डंबलाकार। तो एक डंबल मैंने ये बना दिया, एक डंबल मैंने ये बना दिया, ये डी कक्षक हो गई और ये मेटल की खाली कक्षक हो गई, ठीक है ना। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, बीबीटी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये मेटल की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पास में खाली कक्षक उपलब्ध करा कर रखे, क्योंकि मेटल के पास में भरी कक्षक भी प्रेजेंट होती है और मेटल के पास में खाली कक्षक भी प्रेजेंट होती है। लेकिन लिगेंड के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को मेटल अपनी भरी कक्षकों में नहीं लेता, अपनी खाली कक्षकों में लेता है। अरे भरी कक्षकों में कैसे लेगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और 2 इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड दे रहा है, तो एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकते हो। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो कॉमन सी बात है, मेटल खाली कक्षकों में ही लेगा, इतना तो कॉमन सेंस हम लोग लगा ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो मेटल की ये भरी कक्षक है, ये भरी कक्षक है, इसका मतलब है इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए, ठीक है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए। ये मैंने मेटल की भरी कक्षकों को शो कर दिया, मतलब मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये मेटल की डबल डंबल, ये मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है उसकी डबल डंबल जैसी शेप हो गई, एक डंबल ये बना दिया, एक डंबल ये बना दिया और ये मेटल की जो डी ऑर्बिटल है बच्चों ये भरी हुई है। और ये मेटल की कौन सी है, आप लोगों की खाली कक्षक, ठीक है ना। ये आप लोगों की डी भी हो सकती है, एस भी हो सकती है और आप लोगों को पी भी हो सकती है। डिपेंड करता है लिगेंड कितने मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, जो कि हम लोगों ने संकरण में पढ़ा भी था। संकरण में आप लोगों ने देखा था ना कि मेटल की जो खाली कक्षक भाग लेती हैं, तो खाली कक्षक ने कहीं कहीं पर डी ने भी भाग लिया है, कहीं कहीं पर एस ने भी भाग लिया है, कहीं कहीं पर पी ने भी भाग लिया है। ये सारी चीज आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि शुरू के लेक्चरों में मैंने सारी चीज आप लोगों को सिखा दी थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो आप लोगों का बंध बना है, ये बंध आप लोगों को कौन सा हुआ है, सिग्मा बंध, ठीक है बच्चों। ये जो बंध है आप लोगों का, ये बंध कौन सा बन गया आप लोगों का, सिग्मा बंध, ठीक है ना। कौन सा बंध बन गया, सिग्मा बंध। और इस बंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपसय संयोजक बंध, ठीक है ना, उपसय संयोजक बंध, उपसय संयोजक बंध, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात, ये देखो, ये कार्बन है ना बच्चों, इसके पास में भरी कक्षक प्रेजेंट है। अरे भाई भरी कक्षक है, इलेक्ट्रॉन शो कर तो रखे, कार्बन के पास में भरी कक्षक है, लेकिन कार्बन के पास में खाली कक्षक भी प्रेजेंट होती है और वो होती है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में। ये हो गई बच्चों, ये मैंने शो कर दिया कार्बन परमाणु की खाली कक्षकों को, ठीक है ना, खाली कक्षकों को। और ये होती है बच्चों, मैं लिख देता हूं, कार्बन परमाणु की एबीएमओ, कार्बन परमाणु की एबीएमओ। एबीएमओ को मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पाई स्टार के नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है, ये पाई बंध का निर्माण करेगा, पाई स्टार लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये भी आप लोगों का पाई स्टार है। अरे भाई ये पूरी एक डंबल है, ये ऊपर वाला डंबल है, ये नीचे वाला, इसको इस तरीका से शो करते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई ना। अरे भाई आप लोगों को पता है कि जो पी कक्षक होती है ना, वो दोनों ही बंध बनाती है, वो सिग्मा बंध भी बनाती है, वो पाई भी बंध भी बनाती है। अगर पी कक्षक इस तरीका से अति व्यापन कर रही है तो आप लोगों को पता है ये एक लो भी बनती है, और पी कक्षक इस कंडीशन में कौन सा बंध बनाती है, सिग्मा। लेकिन अगर पी कक्षक ऐसे ऊपर नीचे करे ना, कि एक लोब ऊपर हो गई, एक लोब नीचे हो गई, समपार्श्व अति व्यापन करे, तो सिग्मा के साथ यहां पर किस बंध का निर्माण होता है, आप लोगों का पाई बंध का। याद रखना बच्चों, अगर जो आप लोगों की पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बलाकार। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बलाकार होती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीका से बंध का निर्माण करते हैं।
अगर पी कक्षक ऐसे अति व्यापन करती है तो उनकी केवल एक लोबी एक दूसरे से टकराती है, तो इस कंडीशन में तो केवल सिग्मा बंध का निर्माण होगा। मतलब इस तरीका से सम अक्षीय, इसको क्या बोलते हैं, सम अक्षीय अतिव्यापन। लेकिन अगर वो सम पार्श्वीय अतिव्यापन करे, इस तरीका से खड़े होकर करे, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर इस कंडीशन में जो पी ऑर्बिटल है वो कौन से बंध का निर्माण करती है, पाई बंध का निर्माण करती है। तो जब सम अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है तो कौन से बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध का। लेकिन इस तरीका से सम पार्श्वीय अतिव्यापन हो रहा है तो अब किस बंध का निर्माण होता है, पाई बंध का। इसको यहां पर अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है ना, इसको अभी समझाऊंगा। देखो ध्यान से समझ के चलना, ये कार्बन परमाणु की समपार्श्वीय अतिव्यापन होगा। यहां पर ये खड़ी ऑर्बिटल है, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, तो इसको भी आप लोग क्या बोल सकते हो, पाई स्टार बोल सकते हो, ठीक है ना, इसको भी पाई स्टार बोल सकते हो। और ये भी कार्बन परमाणु की कौन सी हो गई, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कार्बन परमाणु की एबीएमओ, एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो ये कार्बन परमाणु की ये जो ऑर्बिटल है ये भी आप लोगों की पी ऑर्बिटल है, लेकिन ये पी ऑर्बिटल है बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कौन होती है, बॉन्डिंग, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहां पर नहीं है वो कौन सी होती है, एंटी बॉन्डिंग। इस कंडीशन में कार्बन के पास में, तो देखो बच्चों ये यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर ही लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं, ये हो गई कार्बन परमाणु की आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, कार्बन परमाणु की बीएमओ, कार्बन परमाणु की बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बंध का निर्माण कर रहा है। कौन से बंध का निर्माण कर रहा है, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है, अर्थात सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है। बात आप लोग समझ में आ गई। ये कहानी किसकी हो गई, कार्बन की। अभी यहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के पास में भी दोनों ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन के पास में ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन के पास में ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है। तो चाहो तो लिख दो यहां पर ऑक्सीजन परमाणु की एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कॉमन सी बात है, ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। ऑक्सीजन परमाणु की एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कॉमन सी बात है ये कौन सी हो गई, बॉन्डिंग हो गई। तो देखो यहां पर लिख दो ऑक्सीजन परमाणु की बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई, ये ऑक्सीजन परमाणु की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई, ये ऑक्सीजन परमाणु की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ये बच्चों CO लिगेंड को मैंने आप लोगों के लिए खोल के लिख दिया। ये कार्बन के पास में दो एंटी बॉन्डिंग होती है, एक ही पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है जिसकी एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है। इसका नाम है कार्बन परमाणु की एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका नाम होता है पाई स्टार। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, एमओटी सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इनके नाम दिए गए हैं। किसी को सिग्मा बोलते हैं, किसी को सिग्मा स्टार बोलते हैं, किसी को पाई बोलते हैं, किसी को पाई स्टार बोलते हैं। सब कुछ हम एमओटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको बोला है पाई स्टार, कार्बन परमाणु की एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका नाम कौन है, पाई स्टार। तो नीचे वाली लोब भी सेम होगी, पाई स्टार कार्बन परमाणु की एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो कार्बन परमाणु के पास में ये भी पी ऑर्बिटल है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बताया कि पी ऑर्बिटल या तो अतिव्यापन इस तरीका से करे, इस तरीका से अतिव्यापन करेगी पी ऑर्बिटल तो सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और अगर पी ऑर्बिटल इस तरीका से अतिव्यापन करेगी तो किस बंध का निर्माण होगा बच्चों, पाई बंध का निर्माण होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर भी है और इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर भी है, तो ऊपर बंध बनेगा एक ही बंध, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि दो पाई बंध बने, एक ही पाई बंध बनेगा। ये तो शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर भी प्रेजेंट है, लेकिन पाई बंध एक ही बनेगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों ये मेटल हो गई, ये कहानी तो हम लोगों ने किसकी बता दी, कार्बन की। कार्बन की इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये बंध का निर्माण करेगी, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कार्बन परमाणु की बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मेटल की। तो अभी आप लोगों के लिए क्या बताइए कि बीबीटी सिद्धांत के अनुसार अब मेटल की ये जिम्मेदारी होती है कि जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो मेटल को खाली कक्षक अपने पास रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मेटल के पास में तो खाली कक्षक भी प्रेजेंट होती है और मेटल के पास में भली कक्षक भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन संकरण जब हम शो कर रहे होते हैं
तो मेटल की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है। इसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों के लिए समझाया था। जब कोऑर्डिनेशन को मैंने स्टार्ट किया था तो लेक्चर नंबर 1 में इसी बात को समझाया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब ये संकरण शोर होता है तो मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली कक्षक भाग लेती है। तो यहाँ पर ये इस मेटल की कौन सी कक्षक हो गई बच्चों, खाली कक्षक। मैं शो कर देता हूं, ये मेटल की कौन सी कक्षक हो गई, खाली कक्षक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, धातु की खाली कक्षक, धातु की खाली कक्षक, ठीक है ना। ये लिख दी मैंने धातु की खाली कक्षक, और यहां पर लिख देता हूं ये हो गई बच्चों धातु की भरी कक्षक, धातु की भरी कक्षक, धातु की भरी कक्षक। और ये आप लोगों की मेटल है ये। अब देखो ध्यान से समझना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले जब बेसिक क्लियर करवा रहा था कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल की खाली कक्षकों में पहुंचा दिए, लेकिन अब मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, ज्यादा। अब मेटल के पास में जैसे ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हुआ, मेटल हो गया पागल। पागल इसलिए हो गया क्योंकि मेटल का तो नेचर ही क्या होता है कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ही ज्यादा है, तभी तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आती है, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का। लेकिन यहां पर कंडीशन मेटल के पास में उल्टी हो रही है, क्योंकि यहां पर लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। तो जैसे ही मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, मेटल हो गया पागल, और इसका सीधा सा मतलब है, पागल होने का मतलब है मेटल हो गया अस्थायी। अब मेटल चाहेगा कि यार मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा हो गया, मैं अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करना चाहता हूं, अर्थात मेरे स्थायित्व को बढ़ाना चाहता हूं। अब मेटल ये लिगेंड को बोल रहा है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व, तेने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो तेरे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से मेरा अस्थायित्व बढ़ गया, अर्थात मैं स्टेबल कम हो गया। तो मेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व तू कम करवा। तो फिर लिगेंड बोलता है, यहां पर ये लिगेंड बोलता है, सीओ लिगेंड बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक खाली कक्षक पड़ी हुई है, तू अपनी भरी कक्षकों में से मेरी खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को डाल दे, क्योंकि मेरे तो कोई काम आ नहीं रही है। अरे भाई खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो तेरी भरी कक्षकों में से मेरी खाली कक्षकों में तू इलेक्ट्रॉनों को डाल दे, ठीक है ना। तो जिससे कि तेरा इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा और हम पहले की तुलना में ज्यादा स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में दूसरा बंध बन जाएगा। दूसरा बंध बनने की वजह से हम लोगों को कोई नहीं तोड़ पाएगा, हम लोगों को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन मेटल बोलता है चलो यार बढ़िया, तेने कम से कम मेरे संग ये सहयोग तो किया। तो यहां से मेटल क्या करता है, मेटल क्या करता है, अपनी भरी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनाइल लिगेंड की खाली पाई स्टार अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहुंचा देता है। वो ऊपर से भी पहुंचा सकता है, वो नीचे से, क्योंकि कंडीशन सेम है आप लोगों की। तो ये बन गया बच्चों आप लोगों का पाई बंध, ठीक है ना। ये बच्चों बन गया आप लोगों का पाई बंध। ऊपर कर दो 100 या नीचे कर दो 100। और इसी पाई बंध को बच्चों हम पश्च बंधन के नाम से जानते हैं, बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, या पाई बंधन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहां से मेटल अपनी भरी डी कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन लिगेंड की खाली पाई स्टार अर्थात एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा देता है, और दूसरे बंध का निर्माण हो जाता है। और ये जो दूसरा बंध बनता है इसी को हम पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले सिग्मा बनाए, सिग्मा के बाद पाई बनाए, बाद में बनने वाले बंध को हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। ये बात आप लोगों के बच्चों समझ में आ गई। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है। अब इनके नाम तो आप लोगों को पता ही, अभी मैंने बता दिया। ये कौन हो गया, पाई बेस मेटल। ये कौन हो गया आप लोगों का, पाई एसिड लिगेंड, क्योंकि ये देने वाला हो गया इस कंडीशन में और ये लेने वाला हो गया। पहले तो ये बच्चों ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। और बच्चों इसको सहक्रियाशीलता बंध मैंने क्यों बोला है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए समझाया है। सहक्रियाशीलता बंध इसलिए बोला है क्योंकि पहले लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, फिर मेटल ने वापस से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पर लेन देन हो गया, आदान प्रदान हो गया। इसने इसको दिए, फिर इसने इसको दिए, ठीक है ना। दोनों के सहयोग से, दोनों की समझदारी से इस बंध का निर्माण हुआ है। लेकिन बंध एक नहीं बना है, बंध दो बने हैं। एक आप लोगों का सिग्मा बंध बना है और एक आप लोगों का पाई बंध बना है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सहक्रियाशीलता बंध। इंग्लिश में इसको सिनेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तूने, तेरे इलेक्ट्रॉन मैंने लिए, अब तू मेरे इलेक्ट्रॉनों को ले। जब मैंने तेरे इलेक्ट्रॉनों को लिया था तो सिग्मा बंध बना था, अब तू मेरे इलेक्ट्रॉनों को ले
तो पाई बंद बनेगा। तो बंद कितने हुए आप लोगों के? दो। पहला सिग्मा बंद, उसके बाद में पाई बंद। बात समझ में आ गई ना? ये दोनों बंद बनते हैं मेटल और लिगेंडों के बीच में, इसीलिए इसको सहक्रियाशीलता बंद बोलते हैं। और इस बंद की बनने की वजह से, मतलब इस बैक बॉन्डिंग की वजह से धातु कार्बोनिल यौगिकों का स्थायित्व और संकुलों की तुलना में ज्यादा हो जाता है। उसका रीजन मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि पहले एक बंद बनता है, फिर जो दूसरा बंद बन जाता है, तो दो बंद बनने से उनका स्थायित्व पहले की तुलना में ज्यादा हो जाता है। ये बच्चों पूरी केमिस्ट्री है। बात समझ में आ गई ना? और इसी के साथ आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर होता है। धातु कार्बोनिल यौगिकों में पश्च बंधन या सहक्रियाशीलता इफेक्ट, ये कंप्लीट बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका नाम भी लिख दो, लिख देता हूं। इस चित्र का नाम क्या है? चित्र का नाम, ये हेडिंग ही लिख दो आप लोग। चित्र का नाम हो गया बच्चों धातु कार्बोनिल यौगिकों में, धातु कार्बोनिल यौगिकों में पश्च बंधन। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप इसी को लिख देना हेडिंग को, या फिर लिख देना सहक्रियाशीलता बंध। ठीक है ना? मैंने हेडिंग को नीचे चित्र में लिखा है, तो आप लोग आराम से लिख देना। बाकी की सारी चीज मैंने आप लोगों को नोट्सों में लिखा रखी है। ये जितनी भी चीजें बोली है बच्चों, ये सारे डायग्राम में नोट्सों के अंदर लिखा रखी है। आप लोग नोट्सों को देख लेना, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। नोट्सों को आपको लोगों के लिए मैंने बता दिया। नोट्स आपको राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप सर्च करोगे, वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है। अब ये पूरा आप लोगों का टॉपिक क्लियर होता है। अगर अब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो आराम से मेरे से सवाल जवाब कर सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ये चाहो इसको नोट डाउन कर लो, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को रोक के मैं साइड में हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये इस तरीका से आप लोगों का आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आज का लेक्चर बच्चों आप लोगों को मेरा कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज मैंने अपनी पूरी जान लगा दी पूरे लेक्चर में, ठीक है ना? आप लोगों को मेरी आज की क्लास, मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा, ये बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और जिन बच्चों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार अब तो कर दो वीडियो को लाइक, पूरी जान लगा दी मैंने, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके और बच्चों को जोड़ने का काम कीजिए। बच्चों यहाँ पर बहुत बेहतर एजुकेशन मिल रही है, ये बात आप लोग भी जानते हो कि मैं बहुत बढ़िया तरीका से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ाने वाले को इतना पता होता है कि वो बहुत बेहतर तरीका से पढ़ा रहा है, और पढ़ने वाले को भी पता होता है कि सर बहुत अच्छी तरीका से क्लास ले रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का जिम्मेदारी बच्चों आप लोगों की बनती है, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन बच्चों ने अब तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेना। क्योंकि बच्चों ऐप पर ही मैं आप लोगों को नोट्स या जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं बच्चों ऐप पर ही दूंगा। ऐप का नाम अभी आप लोग के लिए बताया है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप सर्च करोगे, वहां पर आप लोगों को मेरा ऐप शो हो जाएगा। मेरे ऐप की जो पहचान है वो है बच्चों मेरा फोटो। जैसे ही आप लोग मेरा फोटो देखोगे, जो लोगो होता है वहां पर मेरा फोटो लगा हुआ है, मेरा फोटो देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि सर का ही ऐप है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।